हाय हेलो एवरीवन। सो वेदांत फैशन इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फैशन रिटेल इंडस्ट्री का स्टॉक है ये। इन्होंने अभी रिसेंटली रिजल्ट अपने रिलीज किए हैं, सो उसी का एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि क्या आउटलुक है इस कंपनी का। सो वेदांत फैशन इंडिया में वेडिंग्स एंड सेलिब्रेशन वेयर कैटेगरी में सबसे बड़ी कंपनी है। काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स हैं इनके, लाइक मान्यवर है, मोहे है, त्वमेव है, मंथन है, ये सारे काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स हैं। एंड ये जो मान्यवर ब्रांड है इनका, ये मेन कैटेगरी में सबसे बड़ा ब्रांड है, ये वेडिंग्स एंड सेलिब्रेशन वियर का। सिमिलरली मोहे वुमेन कैटेगरी में सबसे बड़ा ब्रांड है इनका। तो इनका बिजनेस मॉडल कुछ इस तरीके का है कि इनको थ्रू आउट द ईयर मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह करते रहनी पड़ती है। सो थर्ड क्वार्टर में भी इन्होंने एक नया एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन किया था साउथ के जो एक्टर हैं, रामचरण, उनको लेकर के। तो उस पे स्पेंड कंपनी का कंटिन्यू रहता है। और क्योंकि ये सीजनल बिजनेस है तो इसलिए आपको नंबर्स इनके किसी क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, किसी क्वार्टर में थोड़े से खराब दिखेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते हम, हमें इनको ईयरली बेसिस पे कंपेयर करना होगा। सो जैसे अगर आप इनका थर्ड क्वार्टर देखोगे तो वो सबसे बेस्ट रहता है, बिकॉज उसमें फेस्टिवल ज़्यादा होते हैं, वेडिंग्स का सीजन होता है। विजा विज अगर आप सेकंड क्वार्टर देखोगे तो वो थोड़ा सा म्यूटेड रहता है कंपनी के लिए। तो थोड़ा सा ये सीजनल बिजनेस है। इनका जो टोटल स्टोर है, टोटल नंबर ऑफ स्टोर, वो अराउंड 660 है इंडिया में। प्लस कंपनी ने 16 स्टोर्स और ओपन किए हैं ओवरसीज में, लाइक यूएस में, कनाडा में, यूके में, इन तीन चार कंट्रीज में भी इनकी प्रेजेंस है। बट मैनेजमेंट का कहना है कि आप टोटल नंबर ऑफ स्टोर ट्रैक मत करिए हमारा, आपको टोटल कारपेट एरिया देखना चाहिए कि टोटल रिटेल एरिया हमारा कितना है। बिकॉज अभी ये क्या कर रहे हैं, जो इनके छोटे स्टोर्स हैं उनको कंपनी बंद कर रही है एंड इनका फोकस लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के ऊपर है। मतलब जितने भी कंपनी स्टोर्स ओपन कर रही है वो साइज में काफी बड़े हैं। जैसे मान्यवर का इन्होंने अभी तक का सबसे बड़ा स्टोर ओपन किया है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो टोटल रिटेल एरिया अगर हम देखते हैं कंपनी का, तो वो 1.70 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास है, जिसमें से 2.34 लाख स्क्वायर फीट इन्होंने इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ओपन किया है टोटल। प्लस इन्होंने इस क्वार्टर में मोहे का, जो मोहे ब्रांड है इनका, उसका फर्स्ट एक्सक्लूसिव ईबीओ ओपन किया है बैंगलोर सिटी के अंदर। सो ये एक्चुअली काफी टाइम से पेंडिंग था, कंपनी इसको फर्स्ट हाफ में ओपन करने का प्लान था इनका, बट वो डिले होता गया है। बट फाइनली इन्होंने फोर्थ क्वार्टर में उसको ओपन किया है। देन जो तोमई ब्रांड है इसका, उसका भी इन्होंने ईबीओ लॉन्च किया है बैंगलोर सिटी के अंदर। सो उसके अब टोटल 5 ईबीओज हैं, दिल्ली में है, पुणे, हैदराबाद एंड बैंगलोर सिटी के अंदर। सो एक्सपेंशन तो चल रहा है कंपनी का, एक्सपेंशन वाला काम अच्छे से कर रही है कंपनी। नाउ अगर हम नंबर्स देखेंगे, कैसे नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए हैं। सो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अराउंड 6% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। मार्जिन ऑलमोस्ट स्टेबल हैं, 50% के मार्जिन थे, इस साल 49% पे हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 6% से ग्रो हुआ है। सो इस क्वार्टर्स के नंबर्स थोड़े से म्यूटेड हैं, कुछ खास अच्छे नंबर्स डिलीवर किए नहीं है। इनफैक्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर का नंबर भी अगर हम देखें तो हार्डली 1% की ग्रोथ आई है कंपनी के टॉप लाइन में, रेवेन्यू में। मार्जिन वहां पे 50% से 48% पे आ गए हैं। प्लस नेट प्रॉफिट कंपनी का 3.5% से गिरा है, मतलब उसमें फॉल आया है 3.5% का। सो काफी खराब फाइनेंशियल ईयर गया है इस कंपनी के लिए। मैंने इस कंपनी के सेकंड क्वार्टर में इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री जो थी उसको फॉलो किया था। सो वहां पे उनका कहना था कि जो फर्स्ट हाफ है FY24 का, वो थोड़ा सा खराब गया है हमारे लिए, बिकॉज जो नंबर ऑफ फेस्टिवल्स हैं या फेस्टिव ओकेशंस जो हैं, वो मेनली सेकंड हाफ में शिफ्ट हो गया है FY24 में। एंड ये काफी वैलिड पॉइंट था, बिकॉज उस टाइम पे और भी ऐसे रिटेलर्स थे या इस तरीके के बिजनेस जो थे, उनका भी ये सेम पॉइंट था कि जो फेस्टिव ओकेशंस हैं वो FY24 में सेकंड हाफ में शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से जो बिजनेस मोमेंटम रहता है हमारा सेकंड क्वार्टर के अंदर, वो थोड़ा सा वीक पड़ गया है। बट जब आप इस कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स या फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स भी देखते हो तो भी आपको क्लियर आइडिया लगता है कि इंप्रूवमेंट कुछ खास हुई नहीं है। बिकॉज थर्ड क्वार्टर में भी वही 6.5-7% की ग्रोथ थी, एंड फोर्थ क्वार्टर में भी अगेन 6.5% के आसपास बिजनेस जो है इनका ग्रो हुआ है। सो थ्रू आउट द ईयर जो चैलेंज था वो कंटिन्यू रहा है इस कंपनी के लिए। एंड इसमें इन्होंने सबसे बड़ा रीजन जो दिया है वो वेडिंग डेट्स को दिया है। मतलब नंबर ऑफ वेडिंग डेट्स जो है FY24 में वो काफी कम थे कंपेयर टू FY23। प्लस वेडिंग्स भी कम हुई है, मतलब नंबर ऑफ वेडिंग्स भी कम हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि कंज्यूमर सेंटीमेंट जो है वो भी थोड़ा सा वीक हुआ है इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। प्लस लास्ट ईयर का जो बेस था हमारा वो काफी ज्यादा हाई था। सो ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से इनके ग्रोथ नंबर्स काफी इंपैक्ट हुए हैं FY24 के अंदर। सो बेसिकली कोविड के बाद हुआ क्या था कि एक रिवेंज बाइंग आई थी, वी ऑल नो। एंड जितने भी डिस्क्रिशनरी आइटम्स थे, सिर्फ इसी कैटेगरी का नहीं, अगर हम फुटवेयर का एग्जांपल लें, सो जो प्रीमियम फुटवेयर कंपनीज थी
उनके काफ़ी सॉलिड ग्रोथ नंबर्स आ रहे थे। ट्रैवल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रहा था, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही थी। एक एक रिवेंज बाइंग आई थी कोविड के जस्ट 1-2 साल तक, एंड उसमें इस कंपनी का भी अगर आप FY23 के नंबर्स देखोगे तो बेस काफ़ी बड़ा था। बहुत सॉलिड नंबर्स इन्होंने डिलीवर किए थे थ्रू आउट द ईयर, एंड उस हाई बेस पे भी क्योंकि सेंटिमेंट अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ है, वो ट्रेंड अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। प्लस ये वेडिंग वगैरह इशू तो था ही, जिसकी वजह से इनके ग्रोथ नंबर्स थोड़े से इम्पैक्ट हुए हैं FY24 के अंदर। सो ये स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो उसको भी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 14-1500 के लेवल से अब अराउंड 950 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है अब। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए, जो रिटेल इन्वेस्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में, कि अगर आप ये स्टॉक को देखते हो तो ये 14-1500 के लेवल्स पे ज़्यादा अच्छा था रेदर देन 950 के लेवल्स पे। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, बिकॉज जब ये स्टॉक 14-1500 के लेवल्स पे था तब बिजनेस 20-25-30% पे ग्रो कर रहा था। मार्जिन मार्जिन तो चलो अभी भी स्टेबल है, ये अच्छा पॉइंट है, मार्जिन में कुछ खास इनका गिरावट हुई नहीं है। एंड नेट प्रॉफिट इस कंपनी का उस टाइम पे 25-30% पे ग्रो कर रहा था। तो स्टॉक उस टाइम पे 80 के पीई पे था एंड 14-1500 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन एटलीस्ट बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ थी, 20-25-30% की कंसिस्टेंटली ग्रोथ थी। सो अगर मैं इस स्टॉक को उस टाइम पे बाय करता तो एटलीस्ट वो चांस था कि अगले 2-3-4 साल के अंदर मेरा कुछ पैसा बन सकता था, बिकॉज बिजनेस में एटलीस्ट ग्रोथ तो है, आपकी अर्निंग बढ़ रही है, तो वो पॉइंट था। लेकिन अब मुझे पता है कि ये 950 के लेवल पे है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स बहुत खराब हो चुके हैं। बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, अर्निंग बढ़ नहीं रही है, मार्जिन में थोड़ा बहुत आपका इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं इस स्टॉक को बाय करता हूँ तो डीप इनसाइड मुझे पता है कि मेरे पोर्टफोलियो में एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अभी प्रॉब्लम चल रही है, एंड ये कब सॉर्ट आउट होगा इस पे कोई क्लैरिटी भी नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट ने अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि FY25 में उनके उनकी किस तरीके की इंप्रूवमेंट रहेगी, या ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी। सो अनक्लियर चीज़ें मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पे भी चीज़ें अनक्लियर होती है, ग्रोथ नहीं होती है, मार्केट उस स्टॉक को हमेशा पनिश करता है, हमने बार बार देखा है। तो ये प्रॉब्लम तो अभी कब सॉर्ट आउट होगी वी डोंट नो, सो अभी उसके लिए तो ट्रैक करना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सिर्फ ये देख के बाय नहीं कर सकते कि स्टॉक 50% नीचे गिर गया है, जैसे मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसा ही करते हैं कि 30% 40% स्टॉक में फॉल हो गया है, एंड 2-3 महीने पहले मैंने स्टॉक को पढ़ा था तो तब तो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा था, सो अब सस्ते में मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ। बट वहां पे आपको करंट परफॉर्मेंस देखनी होगी कि आज के टाइम पे इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो वो ऑब्वियसली खराब है, ग्रोथ नहीं है, एंड उस पर क्लैरिटी भी नहीं है, तो वो आगे ट्रैक करेंगे, देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस आती है। एक अच्छा पॉइंट ये है इनके बिजनेस में कि कंपटीशन की वजह से इनका इनका ये इस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं हुई है, बिकॉज जो थर्ड क्वार्टर का कॉन कॉल था उसमें इनको पूछा गया था कि, एंड ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, कि लास्ट 1-2 साल में अगर आप देखोगे तो इस तरीके की काफी काफी स्टोर्स ओपन हुए हैं, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी आए हैं, प्लस कुछ और नए ऑर्गेनाइज प्लेयर्स ने भी एंटर किया है इस स्पेस के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर। सो उसमें कंपनी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि कंपटीशन की वजह से हमारे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज जितने भी ये नए स्टोर्स ओपन हुए हैं या जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो Tier 1 सिटी में आए हैं, एंड हमारा जो बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है वो Tier 2 Tier 3 सिटी के अंदर हुआ है। तो कंपटीशन की वजह से इस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं हुई है हमारी, उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ये जो बाकी के जो उन्होंने 3-4 रीजंस बताए हैं, एंड इनका कन्वर्सेशन भी रहा है बैंकेट हॉल्स के साथ में, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ में। सो सबका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बैडिंग्स कम हुई है, प्लस थोड़ा सा सेंटिमेंट भी थोड़ा सा वीक रहा है कंज्यूमर्स का, इसकी वजह से ही बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ा है। सो ये अच्छी चीज है, बिकॉज अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स अगर आपका मार्केट शेयर कैप्चर करे तो ये काफी नेगेटिव होता है इतने बड़े प्लेयर के लिए, तो वो चीज नहीं है इस बिजनेस में। सो वी कुड एक्सपेक्ट कि आगे चल के चीजें ठीक हो सकती है, बट उसके लिए ट्रैक करते रहना पड़ेगा। अभी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, तो वो देखते हैं आगे कितना चलता है। बाकी इनके कौन कॉल होगा तो उसको भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है FY25 को लेकर के। एक और अच्छा पॉइंट क्या है कि इनके बिजनेस को ई कॉमर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जिस तरीके की कैटेगरी में ये है, जैसे वेडिंग्स जो है वो वन टाइम लाइफ एक्सपीरियंस होता है। सो उसमें कंज्यूमर ऑब्वियसली प्रेफर करता है कि वो एक फील वाला एक्सपीरियंस हो, रेदर देन कि ऑनलाइन जाकर के आप उसको कुछ ऑर्डर कर रहे हो, बिकॉज ये लो प्राइस कैटेगरी में नहीं है, ये इनका ब्रांड ये प्रीमियम कैटेगरी में बेसिकली डील करते हैं। सो वो भी एक एडवांटेज है जिससे इनको ऑनलाइन प्लेयर से या ई कॉमर्स प्लेयर से इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता इनके बिजनेस पे। सो ओवरऑल बिजनेस ठीक है, बट हाँ फंडामेंटल्स अभी डिटोरियोरेट हुए हैं, थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब है, तो उसके लिए ट्रैक करते हैं। कॉन कॉल भी देखेंगे कि क्या आउटलुक दिया है मैनेजमेंट ने FY25 को लेकर के।
सो ये ओवरऑल एनालिसिस था वेदांत फैशन के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।